हम्म, जब भी हम मेडिकल डायग्नोसिस या चिकित्सीय जांच की बात करते हैं ना, हम्म। तो अमूमन एक तरह की सटीकता की उम्मीद की जाती है। बिल्कुल। जैसे अगर हाथ की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में वो टूटी हुई सफेद लकीर बिल्कुल साफ दिख जाती है। हाँ, और डॉक्टर सीधे तौर पर बता देता है कि समस्या कहाँ है। मतलब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता है ना। सही कहा। और ये स्पष्टता एक तरह का सुकून देती है, क्योंकि इंसानी दिमाग चीजों को साफ साफ देखने और उन्हें अलग-अलग खांचों में बांटने का आदी होता है। लेकिन जब आज के सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक परिदृश्य पर नजर डाली जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन ही खराब हो गई है। एकदम सही उपमा है। इस परिदृश्य को मैं डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कहना चाहूंगी। मडी वाटर्स। हाँ, एक ऐसा गंदुला पानी जहां सतह के नीचे वास्तव में क्या चल रहा है वो आसानी से नजर नहीं आता। ऊपर से देखने पर लहरें कुछ और कहानी बयां करती हैं, लेकिन गहराई में धाराएं किसी और ही दिशा में बह रही होती हैं। हम्म, और आज के इस गहन विश्लेषण का हमारा मिशन भी बेसिकली यही है। आज हम सिर्फ सतह पर तैरती हेडलाइंस पर बात नहीं करेंगे, बल्कि गहराई में जाकर ये देखेंगे कि जो खबरें ऊपर से जैसी दिखती हैं, उनकी जमीनी हकीकत कितनी अलग होती है। बिल्कुल। और मैं बता दूं कि आज की इस परिचर्चा के लिए हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण के संपादकीय और अहम लेखों को अपना स्रोत बनाया है। और इन्हीं के आधार पर आज हम भ्रष्टाचार के मामलों, आंतरिक सुरक्षा, वैश्विक युद्ध के आर्थिक प्रभावों और कार्यस्थल पर महिलाओं की वास्तविक स्थिति को आपस में जोड़कर देखेंगे। क्योंकि इन सभी विषयों में एक बात समान है, चीजें कभी भी अलग थलग नहीं घटती। हर बड़ी घटना के तार कहीं न कहीं व्यवस्था की गहरी खामियों से जुड़े होते हैं। बिल्कुल, हर चीज इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देश की उस बड़ी राजनीतिक और कानूनी खबर की बात करते हैं जिसने पिछले कई महीनों तक हर टीवी डिबेट पर कब्जा जमाए रखा। आप दिल्ली आबकारी नीति यानी दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गिरफ्तारियां हुई। जी। 100 करोड़ रुपए के भारी भरकम घोटाले का आरोप लगा। महीनों तक पूछताछ और अदालती सुनवाई चलती रही, लेकिन अंत में क्या हुआ? ट्रायल कोर्ट ने आरोप तय करने से ही इनकार कर दिया। जो कि काफी हैरान करने वाला था कई लोगों के लिए। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी ने ताश का बहुत ही भव्य और विशाल महल बनाया हो, लेकिन उसे एक बेहद कमजोर और हिलती हुई मेज पर रख दिया हो। जरा सी हवा लगी और सब बिखर गया। बहुत ही सटीक उदाहरण है। देखिए, यशोवर्धन आजाद के लेख के विश्लेषण से ये बात साफ होती है कि अदालत को इस मामले में आपराधिक साजिश या रिश्वतखोरी का कोई प्राइमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया सबूत ही नहीं मिला। तो अदालत का मुख्य तर्क क्या था? कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीतिगत फैसलों और किसी निजी गैर कानूनी फायदे के बीच कोई सीधा लिंक स्थापित नहीं हो पाया। लेकिन अगर 100 करोड़ का आरोप है तो वो पैसा कहीं तो गया होगा। देखिए, समस्या यही है। भ्रष्टाचार के मामले हत्या या चोरी जैसे नहीं होते, जहां अपराध स्थल पर कोई सुराग या हथियार छूट जाता है। हाँ, वहां कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं होते। एग्जैक्टली। बड़े स्तर के भ्रष्टाचार में पैसा सीधे तौर पर सूटकेस में भरकर नहीं जाता। ये शेल कंपनियों, जटिल कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स या राजनीतिक चंदे के रास्तों से होकर गुजरता है। तो इसे साबित करना तो बहुत मुश्किल होता होगा। बहुत मुश्किल। इसे साबित करने के लिए एविडेंशियरी आर्किटेक्चर यानी सबूतों के एक बहुत ही ठोस ढांचे की जरूरत होती है। लेकिन अगर बिना पक्के सबूत के ऐसे हाई प्रोफाइल केस गिर जाते हैं, तो क्या इससे जांच एजेंसियों की साख पर असर नहीं पड़ता? मतलब लोग तो यही सोचेंगे ना कि जांच प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। बिल्कुल सोचेंगे। और लेख में इसी बात पर बहुत जोर दिया गया है कि भारत की जांच एजेंसियां आज भी गवाहों के बयानों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती हैं। और गवाह तो पलट भी सकते हैं। वही तो, गवाह अक्सर दबाव में आकर अपने बयान बदल देते हैं या मुकर जाते हैं। इसके विपरीत अगर हम सिंगापुर या हांगकांग जैसे देशों की बात करें, वहां क्या अलग होता है? वहां की एंटी करप्शन एजेंसियां गवाहों से ज्यादा फॉरेंसिक अकाउंटिंग और डेटा एनालिटिक्स पर भरोसा करती हैं। हाँ, एक सेकंड, ये फोरेंसिक अकाउंटिंग वास्तव में कैसे काम करती है? मतलब ये आम ऑडिटिंग से कैसे अलग है? फॉरेंसिक अकाउंटिंग सिर्फ बैलेंस शीट देखना नहीं है। ये पैसों के डिजिटल फुटप्रिंट को ट्रैक करने की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। अच्छा। मान लीजिए किसी शेल कंपनी के जरिए पैसा मॉरिशस से दुबई और फिर भारत आया है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स बैंक ट्रांजैक्शन के मेटा डेटा, सर्वर लॉग्स
और बेनामी संपत्तियों के नेटवर्क को एक साथ जोड़कर देखते हैं। यानी वे सिर्फ फ्लो नहीं देखते बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते हैं। बिल्कुल, वे ये साबित करते हैं कि पैसा सिर्फ घुमाया नहीं गया, बल्कि उसका अंतिम लाभार्थी कौन था। आपके उसी ताश के महल वाले उदाहरण को लें तो फोरेंसिक अकाउंटिंग वो गोंद है जो उन पत्तों को मजबूती से जोड़ के रख सकती है। वाह! तो जब तक हमारी एजेंसियां इस तकनीक में पारंगत नहीं होंगी, गवाहों के भरोसे बनाए गए केस ऐसे ही बिखरते रहेंगे। हाँ, और लेख ये भी चेतावनी देता है कि अगर आपराधिक कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में होता हुआ दिखेगा तो भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं पर से जनता का भरोसा पूरी तरह टूट जाएगा, जो कि किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। खैर, जांच एजेंसियों की बात एक तरफ है, लेकिन जब हम बस्तर के जंगलों की ओर देखते हैं तो वहां राज्य की शक्ति एक बिल्कुल अलग ही रूप में नजर आती है। आप आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर हुई हालिया घोषणा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, गृह मंत्री की वो घोषणा जिसमें कहा गया है कि 30 मार्च तक भारत को वामपंथी उग्रवाद यानी नक्सलवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। आंकड़े भी काफी दिलचस्प हैं। पिछले 3 सालों में 4,839 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 2200 से ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं और 700 से ज्यादा एनकाउंटर में मारे गए हैं। अगर हम इसकी तुलना 2009 और 10 में यूपीए सरकार के ऑपरेशन ग्रीन हंट से करें तो मौजूदा अभियान बहुत ज्यादा आक्रामक रहा है। हाँ, उस वक्त तो काफी हिचकिचाहट दिखती थी। तो इस सफलता के पीछे असल रणनीति क्या रही? इसके पीछे एक बहुत ही सख्त मिलिट्रिस्ट स्ट्रैटेजी या सैन्य रणनीति काम कर रही है। ओके। इस अभियान के दौरान सरकार ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की आलोचनाओं को पूरी तरह दरकिनार कर दिया। जिन लोगों का अक्सर अर्बन नक्सल कहा जाता है, उनकी आपत्तियों को नहीं सुना गया। मतलब सिर्फ पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया? उन्होंने इतना आक्रामक रवैया अपनाया कि विद्रोहियों की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो गई है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आलोचक इसे सिर्फ एक सैन्य रणनीति कहकर क्यों खारिज कर रहे हैं? मेरा मतलब है, अगर बंदूकों की आवाज शांत हो गई है तो क्या ये अपने आप में एक बड़ी जीत नहीं है? देखिए, बंदूकों का शांत होना बेशक एक बहुत जरूरी कदम है, लेकिन इसे अंतिम जीत मान लेना एक बड़ी भूल होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आलोचकों की चिंता इस बात को लेकर है कि उग्रवाद पनपने के जो मूल कारण थे, क्या उन्हें सुलझा लिया गया है। संपादकीय भी इसी बात को रेखांकित करता है कि जिन इलाकों को नक्सल मुक्त किया गया है, असली चुनौती तो वहां अब शुरू होती है। मतलब राज्य की सत्ता वहां स्थापित हो गई है, लेकिन अब आगे क्या? एग्जैक्टली। अब ये देखना होगा कि शांति का फायदा आखिर किसे मिलता है। कहीं इस खाली हुई जगह को क्रोनी कैपिटलिज्म तो नहीं भर देगा? यही सबसे बड़ा डर है। मान लीजिए किसी आदिवासी इलाके से माओवादियों को खदेड़ दिया गया है और वो इलाका खनिजों से भरा हुआ है, कोयला, बॉक्साइट वगैरह। हाँ, अब अगर राज्य सिर्फ बड़े पूंजीपतियों को वहां माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, जंगल धड़ल्ले से काटे जाते हैं और वहां के स्थानीय आदिवासियों को विस्थापित कर दिया जाता है, बिना उन्हें उस मुनाफे में हिस्सेदार बनाए। बिल्कुल, तो इसे ही क्रोनी कैपिटलिज्म कहेंगे। और इससे होगा क्या? आदिवासियों में राज्य के प्रति फिर से अविश्वास पैदा होगा और फिर से उग्रवाद पनपने का खतरा बन जाएगा। सही कहा। इसीलिए स्रोत ये सुझाव देते हैं कि अब सरकार का पूरा फोकस हर गांव में स्कूल खोलने, स्वास्थ्य सुविधाएं देने, राशन और आधार कार्ड पहुंचाने पर होना चाहिए। यानी जब तक जल, जंगल और जमीन पर उनके अधिकारों की रक्षा नहीं होगी, तब तक समावेशी विकास सिर्फ कागजों पर ही रहेगा। एकदम सही। समावेशी विकास ही स्थायी शांति की इकलौती गारंटी है। और विकास की ये बात हमें सीधे अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाती है। देखिए, देश के भीतर नीतियां बनाना हमारे हाथ में है, लेकिन जब सरहदों के पार दुनिया में आग लगी हो तो उसका धुआं हमारी अर्थव्यवस्था तक भी पहुंच ही जाता है। आप मिडिल ईस्ट, खासकर ईरान में चल रहे तनाव की ओर इशारा कर रहे हैं। हाँ, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट काफी डराने वाली है। ईरान युद्ध की आहट का सीधा असर भारत पर दिख रहा है। इसके प्रभाव काफी व्यापक हैं। बिल्कुल, पॉलीमर की कमी से हजारों प्लास्टिक उद्योग बंद होने की कगार पर हैं। और सबसे बड़ी बात, कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल $113 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जो कि हमारे लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का 90% तेल आयात ही करता है। और इसी का नतीजा है कि गोल्डमैन सैक्स ने 2026-27 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर
5.9% कर दिया है। लेकिन इस संकट को सिर्फ तेल की कीमतों तक सीमित मानना एक भ्रम होगा। अच्छा, तस्वीर का दूसरा पहलू क्या है? देखिए, पूर्व राजनयिक विवेक काटजू का एक लेख इसके एक बहुत ही बड़े मानवीय और आर्थिक मैकेनिज्म को सामने लाता है। आज खाड़ी देशों में जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, ओमान लगभग 90 लाख से 1 करोड़ भारतीय काम कर रहे हैं। बाप रे, 1 करोड़? ये नंबर तो बहुत बड़ा है। हाँ, अगर हम मई 1981 की बात करें, जब इंदिरा गांधी और शेख जायद की ऐतिहासिक मुलाकात हुई थी, तब से लेकर आज तक ये संबंध बहुत गहरा हुआ है। और ये भारतीय सिर्फ वहाँ की इमारतें नहीं बना रहे, बल्कि हमारी अपनी अर्थव्यवस्था की भी एक बड़ी रीढ़ है ना? एग्जैक्टली। उनके द्वारा भेजा गया पैसा, जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो हमारे करंट अकाउंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये अक्सर आम चर्चाओं से गायब ही रहता है। तो श्रोताओं के लिए इस करंट अकाउंट के गणित को थोड़ा आसान भाषा में कैसे समझा जाए? इसे एक घर के बजट की तरह देखिए। अगर कोई परिवार अपनी कमाई से ज्यादा पैसा बाहर का सामान खरीदने में खर्च करता है, तो वो घाटे में है। लॉजिकल है। ज्यादा आयात करते हैं, खासकर कच्चा तेल। हाँ, जो कि हमारी मजबूरी है। बिल्कुल। तो इस व्यापार घाटे को पाटने के लिए हमें विदेशी मुद्रा चाहिए होती है। यही वो जगह है जहां खाड़ी देशों में काम करने वाले हमारे भारतीय देवदूत बनकर आते हैं। वाओ! वे हर साल अरबों डॉलर रेमिटेंस के रूप में भारत भेजते हैं, जो हमारे करंट अकाउंट के घाटे को कम करता है। ये एक बहुत मजबूत सिक्योरिटी शील्ड है हमारे लिए। हाँ, लेकिन अगर मध्य पूर्व में युद्ध भड़कता है तो ये शील्ड टूट सकती है? बिल्कुल टूटेगी। नौकरियां जाएंगी, वहां से आने वाला रेमिटेंस कम होगा, और साथ ही युद्ध की वजह से तेल महंगा होने से हमारा आयात बिल अचानक बढ़ जाएगा। तो मतलब ये एक तरह का डबल वैमी या दोहरी मार हो गई। कमाई कम हो रही है और खर्च एकदम से बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर पूरे दक्षिण एशिया पर, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश, इस युद्ध का इतना गहरा असर पड़ रहा है, तो ये सभी देश मिलकर कोई कूटनीतिक पहल क्यों नहीं करते? दक्षिण एशियाई एकजुटता फिलहाल एक मृगतृष्णा से ज्यादा कुछ नहीं है। ऐसा क्यों? लेख स्पष्ट करता है कि इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है पाकिस्तान की राजनीति। पाकिस्तान की सत्ता का जो पूरा ढांचा है, वो भारत विरोध पर टिका है। हाँ, ये तो जग जाहिर है। वे किसी भी मंच पर भारत के साथ साझा हित तलाशने से बचते हैं। हालांकि पाकिस्तान इस युद्ध में मध्यस्थता करने की कोशिश जरूर कर रहा है, खुद को एक प्रमुख इस्लामिक राष्ट्र के तौर पर पेश करके। लेकिन क्या कोई उन्हें गंभीरता से ले रहा है? बिल्कुल नहीं। उनकी अपनी अर्थव्यवस्था इतनी खस्ताहाल है कि कोई भी बड़ा देश उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। वे सिर्फ भू राजनीति के इस शतरंज में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। और बांग्लादेश? बांग्लादेश खुद गहरे राजनीतिक संकट और अस्थिरता से गुजर रहा है। तो ऐसे में पूरे दक्षिण एशिया की कोई एक साझा आवाज उठना फिलहाल तो असंभव सा ही है। तो बेसिकली बाहरी झटके हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाएंगे ही, और हम अपने पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रह सकते। सही कहा। तो फिर सो व्हाट इज दिस ऑल मीन? इसका क्या मतलब है? अगर बाहरी झटके इतने खतरनाक हैं, तो हमारा ध्यान अपने सबसे बड़े घरेलू इंजन पर क्यों नहीं है? आप किस घरेलू इंजन की बात कर रहे हैं? मैं देश की आधी आबादी की बात कर रहा हूं। चलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय का जिक्र करते हैं, जो एक बहुत बड़े विरोधाभास की ओर इशारा करता है। जी बताइए। खबर यह है कि देश की सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका में इस वक्त 3 महिलाएं शीर्ष पदों पर हैं: कमिश्नर, मेयर और नेता प्रतिपक्ष। वाह, बाहर से देखने पर तो ये बहुत ही शानदार और सशक्त तस्वीर लगती है। बिल्कुल, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसी संपादकीय के जमीनी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। देश की कुल कामकाजी उम्र की महिलाओं में से सिर्फ 32% ही लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। सिर्फ 32%? हाँ, और जो काम कर भी रही है ना, उनमें से 80% असंगठित या कमजोर रोजगार में फंसी हुई हैं। ये तो बहुत ही निराशाजनक है। ये तो कुछ वैसा ही हो गया कि हम कुछ गिने चुने लोगों के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने का जश्न मना रहे हैं, जबकि नीचे पूरा बेस कैंप ही बर्फीले तूफान में डूब रहा है। आपका ये उदाहरण बहुत सटीक है। सिर्फ पहली बार हासिल की गई उपलब्धियों यानी फर्स्ट्स का जश्न मनाना असल असमानता पर पर्दा डाल देता है। बिल्कुल। और ये विरोधाभास अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के 2023 के पे गैप आंकड़ों में और भी गहराई से नजर आता है। पे गैप यानी समान काम के लिए असमान वेतन। हाँ,
रिपोर्ट बताती है कि आज भी प्राइवेट सेक्टर में समान योग्यता होने के बावजूद एक फ्रेशर महिला को पुरुष के मुकाबले 15% कम वेतन मिलता है। 15%? ये तो शुरुआत में ही भेदभाव है। और चौंकाने वाली बात यह है कि सीनियर लेवल पर पहुंचते पहुंचते ये अंतर खत्म होने के बजाय 25% तक बढ़ जाता है। वेट, रियली? 25%? हाँ, और औसत राष्ट्रीय अंतर तो 27% का है। लेकिन ये गैप बढ़ता क्यों है? मतलब तर्क तो ये कहता है कि अनुभव के साथ महिलाओं को और मजबूत स्थिति में होना चाहिए। जब योग्यता समान है, काम समान है, तो इतना बड़ा फासला कैसे पैदा हो जाता है? देखिए, इसके पीछे कई अदृश्य सामाजिक और कॉर्पोरेट मैकेनिज्म काम करते हैं। सबसे बड़ा कारण है मदरहुड पेनल्टी, यानी मातृत्व का खामियाजा। ये कैसे काम करता है? जब महिलाएं परिवार शुरू करती हैं तो कॉर्पोरेट ढांचा अनजाने में या कभी-कभी जानबूझकर उन्हें कम महत्व के प्रोजेक्ट्स देने लगता है। ये मान लिया जाता है कि अब उनकी प्राथमिकता काम नहीं है। जो कि बहुत ही गलत धारणा है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा कारण है नेटवर्किंग। अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में बड़े फैसले मीटिंग रूम के अंदर नहीं बल्कि बाहर होते हैं, जैसे गोल्फ कोर्स पर या लेट नाइट ड्रिंक्स पर। हाँ, जिसे अक्सर बॉयज क्लब कहा जाता है। एग्जैक्टली। महिलाओं की इन नेटवर्क्स तक पहुंच बहुत सीमित होती है। इसके अलावा वेतन वृद्धि अक्सर आक्रामक तरीके से खुद को प्रमोट करने पर मिलती है। और समाज पुरुषों को तो इसके लिए बढ़ावा देता है। हाँ, लेकिन महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे चुपचाप बस अपना काम करती रहें। मतलब व्यवस्था का पूरा ढांचा ही कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि महिलाएं एक खास स्तर से ऊपर ना जा सकें। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आप कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में देख सकते हैं। सरकार ने नियम बनाया कि बड़ी कंपनियों के बोर्ड में कम से कम एक महिला डायरेक्टर होनी ही चाहिए। हाँ, ये नियम तो कुछ साल पहले आया था। को महिला डायरेक्टर के मुकाबले औसतन 3.5 गुना ज्यादा वेतन मिल रहा है। 3.5 गुना? ये तो सिर्फ नाम के लिए समावेशी होना हुआ। बिल्कुल। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF लगातार ये चेतावनी दे रहा है कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, ये सीधे तौर पर GDP का मुद्दा है। मेक सेंस। महिलाओं के पास अलग तरह की स्किल्स और नजरिया होता है जो किसी भी कंपनी या देश की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है। उन्हें अर्थव्यवस्था से बाहर रखना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। तो कुल मिलाकर आज का ये गहन विश्लेषण उन परतों को खोलने का एक प्रयास रहा जो अक्सर हेडलाइंस के पीछे छिपी रह जाती हैं। बिल्कुल। आज हमने देखा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सिर्फ राजनीतिक गिरफ्तारियों से नहीं बल्कि फोरेंसिक और तकनीकी सबूतों के ठोस ढांचे से जीती जाती है। हाँ, नक्सलवाद की समाप्ति का असली अर्थ सिर्फ हथियारों का शांत होना नहीं है, बल्कि उस खाली हुई जगह को स्कूलों, स्वास्थ्य और समावेशी विकास से भरना है। सही बात है। और वैश्विक राजनीति में भी कोई देश अब अलग थलग नहीं रह सकता। हजारों किलोमीटर दूर ईरान में गिरा एक बम हमारे देश के करंट अकाउंट और हमारी रोजमर्रा की महंगाई को सीधे प्रभावित कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ महिलाओं की अभूतपूर्व सफलता को पूरी आधी आबादी की हकीकत का पैमाना नहीं माना जा सकता। बिल्कुल नहीं। तो जाते जाते एक विचार जिस पर हम सभी को गौर करना चाहिए। आज हमने देखा कि चाहे वो संस्थागत न्याय हो, आंतरिक सुरक्षा हो या अपनी अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से बचाना हो, हर जगह एक बहुत ही मजबूत बुनियादी ढांचे की जरूरत है। जी। अगर मध्य पूर्व में हो रहा कोई युद्ध हमारी विकास दर को नीचे गिराने की ताकत रखता है, तो क्या खुद को सुरक्षित करने का सबसे कारगर तरीका ये नहीं है कि हम अपने घरेलू इंजनों को पूरी ताकत से चालू करें? बिल्कुल करना चाहिए। विशेषकर उन 68% महिलाओं को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जोड़कर जो आज भी लेबर फोर्स से बाहर बैठी हैं। क्या हेडलाइंस की ये चमक कहीं हमें अपनी जड़ों को सींचने की जिम्मेदारी तो नहीं भुला रही है? ये वाकई में सोचने वाली बात है। तो इसी सवाल के साथ आज की परिचर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगले गहन विश्लेषण में कुछ नए विषयों के साथ फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए और सवाल पूछते रहिए।